हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर फरवरी महीने के सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो पिछले सप्ताह जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 से लेकर के 14 फरवरी के बीच की 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। इससे पहले मैंने फरवरी के फर्स्ट वीक की वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसमें मैंने आपको 1 से लेकर के 7 फरवरी की करंट अफेयर्स को कराया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फरवरी के सेकेंड वीक की जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको आमतौर पर जेएनयू के नाम से हम लोग जानते हैं, अब इसकी पहली महिला कुलपति बन गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। कुलपति यानी कि वाइस चांसलर। तो जो जेएनयू है इसकी फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर बन गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। तो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जो हैं ये अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ये इससे पहले तक जेएनयू के वाइस चांसलर थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जेएनयू के वाइस चांसलर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को। तो इसीलिए अब यहाँ पर प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को यूजीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से ही है। आपको यहाँ पर बताना है कि जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी को इनमें से किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है? तो जस्टिस मुनीश्वरनाथ भंडारी, जो कि अभी तक मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको यहाँ का परमानेंट मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने हाल ही में शपथ भी ले ली है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, इन्होंने हाल ही में मुनीश्वरनाथ भंडारी को शपथ दिलाई है। 14 फरवरी 2022 को इसरो ने अपना कौन सा प्रक्षेपण मिशन लॉन्च किया है? तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने वर्ष 2022 में अपना पहला मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है PSLV C52 मिशन। यानी कि ये जो मिशन है इसमें PSLV C52 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसके जरिए 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रक्षेपण मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है इसका नाम है PSLV C52। तो इसमें PSLV C52 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसको लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मिशन के अंदर टोटल 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ये 3 सैटेलाइट्स कौन कौन से हैं? एक तो इसमें जो मेन सैटेलाइट है ये है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 04, जिसको पहले रीसेट 1A के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम है EOS 04। फिर इसमें 2 छोटे सैटेलाइट्स भी थे, इंस्पायर सेट 1 और INS 2TD। इसमें से जो मेन सैटेलाइट है EOS 04, इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बोलते हैं क्योंकि ये धरती की निगरानी करेगा और ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। तो ये किसी भी मौसम में धरती की हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स ले सकता है। तो इसका इस्तेमाल कई सारे क्षेत्रों में होगा, जैसे कि कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी की जांच करना और साथ ही साथ भारत में कहाँ कहाँ पर बाढ़ आती है उसका भी ये मैपिंग करेगा। तो इस तरीके से कई सारे क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है इसका वजन है 1710 किलोग्राम और इस मिशन की अवधि है टोटल 10 साल। यानी कि 10 सालों तक ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये सेवाएं देता रहेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, इनमें से एक है इंस्पायर सेट 1। ये एक स्टूडेंट सैटेलाइट है जिसको भारत और अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। इसी तरीके से एक और छोटा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है INS 2TD। ये जो सैटेलाइट है इसको इसरो ने ही विकसित किया है और ये भारत और भूटान के संयुक्त उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा INS 2B, तो उससे पहले एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में
इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो इसरो के इस 2022 के पहले मिशन के बारे में याद रखना है, जिसमें टोटल 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। आरबीआई द्वारा फरवरी 2022 में जारी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितने % है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, इसमें एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और उसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, और ये हर 2 महीने के ऊपर जो मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स होती हैं उनको रिव्यू करते हैं, और जो भी बदलाव करना होता है वो किया जाता है। तो अभी फरवरी महीने में जो वित्त वर्ष 2021-22 की आखिरी बाई मंथली पॉलिसी जारी की गई है, इसमें रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो रेपो रेट 4% पहले थी और अभी भी ये 4% पर ही बनी रही है। तो लगातार 10वीं बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो रेपो रेट तो 4% है, इसके अलावा जो रेट्स हैं उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। रेपो रेट मैंने आपको बताया 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, एमएसएफ और बैंक रेट ये दोनों हैं 4.25%, और फिर बाकी आपको 2 रेशियोज भी याद रखने हैं, सीआरआर है 4% और एसएलआर है 18%। ये डेटा ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो जो आने वाला वित्त वर्ष है, जो कि 1 अप्रैल 2022 को शुरू होगा, उसमें भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट होने वाली है 7.8%, ऐसा अनुमान लगाया है भारत की केंद्रीय बैंक ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है, यानी कि वित्त वर्ष 2021-22, उसके लिए आरबीआई ने अनुमान दिया है 9.2%। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 9.2% और आने वाले वित्त वर्ष के लिए 7.8%। अब देखिए, इसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की एक घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। तो क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो आरबीआई ने भी आने वाले वित्त वर्ष के लिए उतना ही अनुमान दिया है जितना कि आरबीआई ने, यानी कि 7.8%। हाल ही में किसे टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर अपॉइंट कर दिया गया है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की ओनर कंपनी है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन। तो इन्हीं को एक बार फिर से अगले कार्यकाल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2017 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने थे, तो इनका जो 5 साल का कार्यकाल था ये 2022 में ही समाप्त होने वाला है। तो अब इनको अगले 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भी अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि एन चंद्रशेखरन जो हैं, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इसी साल इनको देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, पद्म भूषण। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। 12 फरवरी 2022 को राहुल बजाज का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये भारत के एक प्रसिद्ध क्या थे? तो दोस्तों, राहुल बजाज जो हैं, ये लगभग 50 सालों तक बजाज ग्रुप के चेयरमैन रहे और ये भारत के एक मशहूर उद्योगपति थे। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्योगपति। और आपको बता दूं कि इनको सन 2001 में भारत सरकार ने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, यानी कि पद्म भूषण। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। इसके अलावा जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके ये 2 बार अध्यक्ष भी चुने गए थे। 15 से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान भाग लेगा? तो सिंगापुर एयर शो जो है, ये काफ़ी बड़ा एयर शो होता है। इसमें दुनिया भर के जो एविएशन इंडस्ट्रीज हैं, उनको अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। और ये जो सिंगापुर एयर शो है, हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो अभी 15 से लेकर 18 फरवरी तक इसका आयोजन होने वाला है और इसमें भारतीय वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। तो भारतीय वायुसेना अपना जो स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, इसको यहाँ पर प्रदर्शित करेगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, आपको बता दूं, जो तेजस एयरक्राफ्ट है, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान, इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दुनिया भर में हर साल सुरक्षित इंटरनेट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए
हर साल 8 फरवरी के दिन सेफर इंटरनेट डे यानी कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। और इस बार के सुरक्षित इंटरनेट दिवस की थीम भी रखी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसकी थीम रखी गई है टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। भारत इनमें से किस देश को आधार कार्ड पर आधारित एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत, जिस तरीके से भारत में आधार कार्ड है उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर वहाँ का अपना खुद का एक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम विकसित करने के लिए भारत श्रीलंका की हेल्प करेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 26,275 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि जो केंद्र सरकार है ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो पुलिस बल हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए और उनके कामकाज में सुधार के लिए अगले 5 सालों के अंदर 26,275 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो ये जो परियोजना है इसको 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक लागू किया जाएगा। तो 5 सालों के अंदर यहाँ पर 26,275 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। हाल ही में किस भारतीय ओलंपियन को ओलंपियंस फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिवकेशवन। तो शिवकेशवन जो हैं जो कि विंटर ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेते हैं और अब तक इन्होंने 6 बार विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो अब शिवकेशवन जो हैं ये पहले भारतीय बने हैं जिनको ओलंपियंस फॉर लाइफ जो हॉल ऑफ फेम है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। इसमें दुनिया भर के जो फेमस ओलंपियंस हैं उनको शामिल किया जाता है। और इस बार जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उस इवेंट के दौरान टोटल 5 लोगों को पूरी दुनिया से शामिल किया गया है जिसमें भारत के हैं शिवकेशवन। हाल ही में किस देश के अंदर तख्ता पलट के बाद सैन्य नेता पॉल हेनरी दमीबा को राष्ट्रपति नामित कर दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो जो कि पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो हाल ही में यहाँ पर जनवरी महीने के अंदर तख्ता पलट हुआ था और सेना ने यहाँ पर वहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति थे उनको हटा दिया था। तो अब उसी के बाद जो मिलिट्री लीडर हैं पॉल हेनरी दमीबा इनको यहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बुर्किना फासो। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेगियर का हाल ही में निधन हो गया है। आपको ये बताना है कि इनको कौन से वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रांस के एक मशहूर वैज्ञानिक हैं ल्यूक मॉन्टेगियर जो कि वायरसेस के ऊपर स्टडी करते थे और इसीलिए ये एक वायरोलॉजिस्ट थे। तो सन 2008 में इनको HIV वायरस की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हालांकि 2 और व्यक्ति थे जिनको संयुक्त रूप से 2008 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि ल्यूक मॉन्टेगियर जो थे इनको HIV वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और HIV वायरस जो है इसी के कारण एड्स होता है। 13 से लेकर के 15 फरवरी तक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में 2 कंट्रीज की यात्रा पर गए हुए थे। एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा फिलीपींस। तो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर ये गए थे 10 से लेकर के 13 फरवरी तक और फिर 13 से लेकर के 15 फरवरी तक इन्होंने फिलीपींस की यात्रा की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 13 से लेकर 15 फरवरी तक, सो आंसर हो जाएगा फिलीपींस। और ये विदेश मंत्री के रूप में फिलीपींस की इनकी पहली विदेश यात्रा है। आपको पता होगा हाल ही में फिलीपींस की सरकार ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए $375 मिलियन का एग्रीमेंट भी किया था। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये भारत के अंदर सरोजिनी नायडू जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इनकी जयंती होती है हर साल 13 फरवरी को। तो इसीलिए हर साल 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखिए जो सरोजिनी नायडू हैं ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हाल ही में नीति आयोग ने इनमें से किस संगठन के सहयोग से कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि UNDP, जिसका मतलब है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, इसने यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से भारत में कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप को शुरू किया है। ये 1 साल का प्रोग्राम होगा जिसमें युवाओं को अपना सामाजिक उद्यम शुरू करने में हेल्प की जाएगी। तो इसको नीति आयोग ने यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है। प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियो के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 13 फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रखी गई है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम रखी गई है रेडियो एंड ट्रस्ट, यानी कि रेडियो और विश्वास। 24 जनवरी 2022 को इसरो ने इनमें से किस संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है? तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसने हाल ही में एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को डीएक्टिवेट कर दिया है। इसका नाम है इनसैट 4B। तो इनसैट 4B नाम का जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको सन 2007 में एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसने 14 सालों तक अपनी सेवाएं दी और अभी 2022 में इसको इसरो ने डीएक्टिवेट कर दिया है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन इनमें से किस शहर को मिलेगा? तो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलने वाला है सूरत शहर को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना चलाई जा रही है और भारत के अंदर जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चलाई जा रही है, ये अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। ये टोटल 508 किलोमीटर का रूट होगा जहाँ पर हाई स्पीड की ट्रेनें चलेंगी। इस रूट पर टोटल 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिनमें से जो पहला रेलवे स्टेशन बनेगा ये सूरत के अंदर बनेगा और इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन वाला शहर होगा सूरत। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है स्माइल योजना। और इस स्माइल का फुल फॉर्म भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, यानी कि जीविका और उद्यम के लिए सीमांत लोगों का समर्थन। तो ये जो स्माइल योजना है ये कौन से मंत्रालय ने शुरू की है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। तो इसीलिए हाल ही में भारत के जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने हाल ही में इसको नई दिल्ली से लॉन्च किया है। जो स्माइल योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगी और इसके अंदर 2 सब स्कीम्स होंगी। एक तो ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए होगी और दूसरी होगी उन लोगों के कल्याण के लिए जो कि भीख मांगने के काम में लगे हैं। तो इस तरीके से ये जो स्माइल योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम की तरह काम करेगी। इस योजना के लिए अगले 5 सालों के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम पर अगले 5 सालों में 365 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इस स्कीम का नाम और इसको कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है ये आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नाम क्या रखा गया है? तो साल 2022 में टोटल 10 आईपीएल टीमें खेलेंगी क्योंकि 2 नई आईपीएल टीमें बनी हैं। उनमें से एक है लखनऊ शहर की आईपीएल टीम जिसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स, और जो अहमदाबाद की आईपीएल टीम है उसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। और इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि अहमदाबाद की आईपीएल टीम का नाम क्या रखा गया है। सही आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस। तो ये दोनों नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं क्योंकि 2 नई आईपीएल टीमें बनी हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दोनों टीमों के जो कप्तान हैं इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के कप्तान बने हैं KL राहुल और गुजरात टाइटंस ने अपना कप्तान बनाया है हार्दिक पांड्या को। और लोगो देखकर यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इस बार के आईपीएल सीजन का जो टाइटल स्पॉन्सर है ये है टाटा ग्रुप। द ग्रेट खली के नाम से मशहूर दलीप सिंह राणा इनमें से कौन सी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? तो दलीप सिंह राणा, जिनको WWE में द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता था, अब हाल ही में इन्होंने जो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है ये है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दलीप सिंह राणा हैं जिनको द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, इन्होंने हाल ही में बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस राज्य के अंदर एक निजी समूह के द्वारा मेधा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना। तो भारत का जो तेलंगाना राज्य है, यहाँ पर एक प्राइवेट समूह के द्वारा मेधा रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया गया है और यहाँ पर जो रेलवे के कोच हैं और लोकोमोटिव्स उनको यहाँ पर निर्मित किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसको जिस प्राइवेट ग्रुप ने स्थापित किया है उसका नाम है मेधा ग्रुप और इसीलिए इस रेल कोच फैक्ट्री का नाम रखा गया है मेधा रेल कोच फैक्ट्री। तो याद रखिएगा इसको तेलंगाना के अंदर स्थापित किया गया है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स ये जो किताब है इसको किसने लिखा है? तो यहाँ पर इस पुस्तक का आप कवर पेज भी देख सकते हैं, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग होराइजन्स। ये जो किताब है ये भारत और अफ्रीकी जो देश हैं उनके संबंधों के ऊपर लिखी गई है और इसको एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो कि कई सारे अफ्रीकी देशों के उच्चायुक्त रह चुके हैं। इनका नाम है राजीव भाटिया। तो इन्होंने ही भारत और अफ्रीका के संबंधों के ऊपर ये किताब लिखी है। टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में इनमें से कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो दोस्तों नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में एक संस्था है जिसका नाम है टॉमटॉम और ये जो संस्था है ये हर साल एक इंडेक्स निकालती है जिसका नाम है ट्रैफिक इंडेक्स और इसमें बताया जाता है कि दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहर कौन से हैं। तो इस इंडेक्स में बताया गया है कि साल 2021 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर था तुर्की का शहर इस्तांबुल। तुर्की की राजधानी अंकारा है लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है यह है इस्तांबुल। तो इसी को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। पिछली बार आपको पता होगा रूस का मॉस्को शहर नंबर 1 पर था लेकिन वो इस बार सेकंड प्लेस पर चला गया है। दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर टोटल 58 कंट्रीज के 404 शहरों को रैंक किया गया है। इनमें से भारत के 4 शहरों को शामिल किया गया है और चारों के चारों जो भारत के शहर हैं उनके नाम और उनकी रैंकिंग में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले भारत का जो शहर आता है यह है मुंबई। मुंबई की रैंकिंग है 5वीं। फिर इसके बाद जो दूसरा शहर आता है यह है बेंगलुरु जिसकी रैंक है 10th, यानी कि टॉप 10 में भारत के सिर्फ 2 ही शहर हैं, मुंबई और बेंगलुरु। फिर यहाँ पर दिल्ली का नंबर आता है 11वें स्थान पर और फिर पुणे जो कि चौथा शहर है ये है 21वें स्थान पर। तो इस तरीके से भारत के यहाँ पर टोटल 4 शहर शामिल हुए। तो यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, तो आपको बताना है तुर्की का इस्तांबुल। और अगर यहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, तो आंसर हो जाएगा मुंबई। और मुंबई की रैंक भी याद रखिएगा 5वीं। अब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉमटॉम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के मुताबिक भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा। तो स्पेशली भारत के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा मुंबई जिसकी ग्लोबल रैंक है 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में स्थित इनमें से किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। दोस्तों अटल सुरंग जो है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, पहले इसी को रोहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसका निर्माण किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि BRO ने। और ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रही क्योंकि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा इसको सर्टिफाई किया गया है, यानी कि अब ये रिकॉर्ड बन चुका है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भारत में है और वह है अटल सुरंग। क्योंकि अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर इतनी लंबी सुरंग दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा इसके लिए इसको सर्टिफाई किया गया है, यानी कि इसको प्रमाणित कर दिया गया है। तो BRO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनको ये हाल ही में सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो अभी तक भारत के लेखा महानियंत्रक थे दीपक दास जो कि 31 जनवरी 2022 को रिटायर हो गए। तो इनके बाद ये पद खाली हो गया, तो इसीलिए हाल ही में सोनाली सिंह को कुछ समय के लिए भारत के लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो लंदन में स्थित एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसी ने हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 को जारी किया है और इसमें यहाँ पर भारत ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। भारत ने टोटल 7 पायदान की ग्रोथ के साथ 46th प्लेस हासिल किया है। क्योंकि पिछली बार भारत की रैंक थी 53, तो यहाँ पर भारत ने 7 पायदान की छलांग लगाकर
46th प्लेस हासिल किया है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर दुनिया भर के टोटल 167 देशों को शामिल किया गया है। इन 167 देशों में से नंबर 1 रैंक हासिल की है नॉर्वे कंट्री ने, और जो आखिरी देश है यानी कि 167वें स्थान पर है ये है अफगानिस्तान। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी मैंने आपको बताया शीर्ष स्थान यहाँ पर हासिल किया है नॉर्वे कंट्री ने, और भारत की रैंक है 46। 9 से लेकर के 11 फरवरी तक इनमें से किस देश की मेजबानी में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। तो समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए दुनिया भर के जो लीडर्स हैं उनको एकजुट करने के लिए यहाँ पर हाल ही में फ्रांस की मेजबानी में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया था, और ये सम्मेलन जो है ये फ्रांस ने जो यूनाइटेड नेशंस है और वर्ल्ड बैंक दोनों के सहयोग से इसका आयोजन किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। और इस सम्मेलन के अंदर दुनिया भर के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर वर्चुअली इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किया गया था फ्रांस के ब्रेस्ट शहर में। तो ये शहर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। 11 फरवरी को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कौन से शहर के अंदर आयोजित की गई। तो क्वाड देशों में जानते हैं आप टोटल 4 देश आते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो जैसा कि अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये हाल ही में 2 देशों की यात्रा पर गए थे। 10 से लेकर के 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद 13 से लेकर 15 फरवरी फिलीपींस। तो 10 से लेकर के 13 फरवरी के दौरान जब ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर थे तो उसी दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित की गई। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी हिस्सा लिया है। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान हैं उनके भी विदेश मंत्रियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो अगर आप इतना भी जानते हैं कि इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 11 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से कौन से शहर के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई। तो मुंबई में यहाँ का जो राजभवन है उसके नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। दोस्तों जो पुराना दरबार हॉल था उसमें सिर्फ 225 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन उसी की जगह पर जो नया दरबार हॉल मुंबई का बनाया गया है उसमें लोग 750 लोग बैठ सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। और इसी तरीके से आपको बता दूं कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के अंदर वहाँ का जो राजभवन है उसके नए हाल का अनावरण किया गया था, जिसका नाम रखा गया है भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर, और उसका उद्घाटन किया था वहाँ के जो राज्यपाल हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, अब इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं रवि मित्तल, जो कि पहले खेल सचिव भी रहे हैं। तो हाल ही में इनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। हाल ही में भारत के अगले कृषि सचिव के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है। दोस्तों अभी के समय भारत के जो कृषि सचिव हैं उनका नाम है संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल तो ये मार्च महीने के अंदर रिटायर होने वाले हैं। तो मार्च महीने के एंड में इनके रिटायर होने के बाद भारत के अगले कृषि सचिव होंगे मनोज आहूजा, और मनोज आहूजा जो हैं ये अभी के समय सीबीएसई के अध्यक्ष हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है इसके अभी के समय अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, जो कि मार्च के एंड में भारत के कृषि सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जो एसएससी है ये भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के अंदर जो कर्मी हैं उनकी भर्ती करता है। तो अभी तक इसके अध्यक्ष थे ब्रजराज शर्मा, लेकिन अब ब्रजराज शर्मा की जगह ली है एस किशोर ने। तो एस किशोर जो हैं ये एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो कि भारत से 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा, और इसके लिए हाल ही में इस कंट्री ने भारत के साथ में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश कंट्री है ये भारत से टोटल 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीदेगा और इसके लिए हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के साथ में 231 करोड़ टका का अनुबंध किया है। टका आप जानते हैं बांग्लादेश की करेंसी है, तो 231 करोड़ में 231 करोड़ टका में ये अनुबंध हुआ है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कौन से स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा भारत में पहली बार होगा जब बायोमास के जरिए हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो पहला प्लांट जो इसका स्थापित किया जाने वाला है यह स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो प्लांट होगा ये एक दिन के अंदर 30 टन बायोमास का इस्तेमाल करके 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। 30 टन बायोमास के जरिए 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन प्रतिदिन ये करेगा। इसके अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश का एक और शहर चर्चा में था जो कि है जबलपुर, क्योंकि जबलपुर के अंदर पूरे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। जबलपुर में एक लम्हेटा नाम की जगह है, यहीं पर यह पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस यानी कि नेशनल डी वार्मिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल डी वार्मिंग डे जो है इस दिन बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं उनको नष्ट करने के लिए उनको एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी जाती है। तो ये जो दिवस है ये भारत में 2 बार मनाया जाता है साल भर में। सबसे पहले 10 फरवरी को और फिर उसके बाद इसी तरीके से 10 अगस्त को। तो साल के अंदर 2 बार ये दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 10 फरवरी। हाल ही में आए चक्रवात बदशिराई ने इनमें से कौन से देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में एक भयंकर चक्रवात आया था जिसका नाम था बदशिराई और ये आया था मेडागास्कर कंट्री में। मेडागास्कर कंट्री के अलावा इसने मॉरिशस और फ्रांस का जो रीयूनियन आइलैंड है इसको भी इसने प्रभावित किया और अब तक इस चक्रवात से लगभग 123 लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भारत का जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ये भारत का पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम को लॉन्च किया था और उसको अब नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करने में मदद मिलेगी। 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में इनमें से किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की श्रेणी में नामांकित किया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत की कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट हुई है। तो फाइनल नॉमिनेशन जो होता है उसके लिए ये फिल्म नॉमिनेट हो चुकी है। इसका नाम है राइटिंग विद फायर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिल्म का पोस्टर है और इसको जो डायरेक्ट किया है जिन व्यक्ति ने वो 2 लोग हैं, एक तो हैं सुस्मित घोष और दूसरे हैं रिंटू थॉमस। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद ये रहा अगला सवाल एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है कई बार इसका मुख्यालय पूछा जाता है, तो याद रखिए इसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर। तो क्या है कि अभी तक इसके डायरेक्टर थे एस सोमनाथ और जैसा कि आप जानते हैं कि जो एस सोमनाथ हैं अब इनको इसरो का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसीलिए ये पद खाली हो गया था और अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको कौन से साल में सेवा मुक्त कर दिया जाएगा? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है इसको लॉन्च किया गया था सन 1998 में। 1998 में इसका पहला कंपोनेंट लॉन्च किया गया था और फिर धीरे धीरे करके सन 2000 तक इसको कंप्लीट कर लिया गया था और सन 2000 में इसमें पहली बार इंसानों को भेजा गया था। तो अब क्या है कि ये 2030 में रिटायर होने वाला है। 2030 तक ये अपनी सेवाएं देगा और फिर सन 2031 में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2031।
ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको 5 स्पेस एजेंसियां द्वारा मैनेज किया जाता है। एक तो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फिर नासा है जो अमेरिका की है, फिर रॉसकॉस्मॉस जो कि रूस की स्पेस एजेंसी है, कनाडा की है सीएसए और जापान की है जाक्सा। तो ये जो पांचों स्पेस एजेंसियां हैं इनका कॉमन स्पेस स्टेशन है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अब ये 2031 में रिटायर होने वाला है। और वैसे आपको बता दूं कि 2030 में ही भारत के पास अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मेडीबडी जो कि भारत में एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, इन्होंने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेता अमिताभ बच्चन को। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम परह शिक्षालय की शुरुआत की है? यानी कि हाल ही में एक राज्य है जिसने ओपन एयर क्लासरूम की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है परह शिक्षालय। तो क्या है कि इसमें जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी के छात्र हैं उनको जमीन के ऊपर खुले आसमान के नीचे पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा कौन से राज्य ने किया है? ये राज्य है पश्चिम बंगाल। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने मानव तस्करी को रोकने के लिए इनमें से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत का जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है यानी कि आरपीएफ, इसने भारत में मानव तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन आहट। और ये पूरे देश भर में चलाया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा लगभग 21,000 ट्रेनों को संचालित किया जाता है। तो सारी की सारी ट्रेनों में ये मानव तस्करी को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें खासकर उन ट्रेनों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जो कि भारत से दूसरे देशों में जाती हैं या फिर दूसरे कंट्रीज से भारत के अंदर आती हैं। हाल ही में किस भारतीय संस्थान में परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो परम प्रवेग है यह किसी भी भारत के संस्थान में इंस्टॉल किया गया अब तक का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है और इसको इंस्टॉल किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है कि इस सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है सीडैक ने। सीडैक का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। हाल ही में इनमें से किस देश ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब जीत लिया है? तो दोस्तों अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो टूर्नामेंट होता है ये एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है और ये हर 2 साल के बाद आयोजित किया जाता है। और जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो आपस में खेलते हैं। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया और इसको जीत लिया है सेनेगल ने। सेनेगल ने पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है और इसने फाइनल में हराया मिस्र देश को। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है जैसे कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन किया गया था यूएई के अंदर। इसको जीता है सेनेगल ने हराया मिस्र को। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो जनवरी की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर डिटेल में बताया था। तो यहाँ पर देखते हैं एएफसी महिला एशियाई कप 2022 इनमें से कौन से शहर देश की मेजबानी में आयोजित किया गया है? तो महिलाओं का एशिया लेवल पर जो फुटबॉल टूर्नामेंट हाल ही में हुआ है इसकी मेजबानी की है अपने भारत देश ने और भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसको 3 शहरों में आयोजित किया गया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं भारत की मेजबानी में ये महाराष्ट्र के 3 शहरों में आयोजित किया गया, मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। ये टूर्नामेंट हाल ही में 20 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। इसमें विजेता बना है चाइना। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो भारतीय फुटबॉल टीम है महिला फुटबॉल टीम वो भी इसमें शामिल हुई थी लेकिन वो पहले ही बाहर हो गई थी। तो यहाँ पर चीन बना है विजेता जिसने 9वीं बार ये टूर्नामेंट जीता है और इसने फाइनल में हराया दक्षिण कोरिया को। तो देखिए इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की मेजबानी में एएफसी महिला एशियाई कप 2022 इनमें से कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये टूर्नामेंट भारत के 3 शहरों में हुआ है, पुणे, मुंबई और नवी मुंबई। सो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फुटवियर निर्माता बाटा इंडिया ने इनमें से किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बाटा इंडिया जो कि एक फुटवियर निर्माता कंपनी है इसने हाल ही में दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। 7 फरवरी 2022 को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मिशन इंद्रधनुष का कौन सा चरण शुरू किया है? तो मिशन इंद्रधनुष जो कि आप जानते हैं भारत में एक
टीकाकरण अभियान है, इसका हाल ही में चौथा चरण शुरू किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो चौथा चरण है यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसके जरिए जो भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाएं हैं उनको गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्रवीण कुमार सोबती का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि इन्होंने टीवी सीरीज महाभारत में किसकी भूमिका निभाई थी। तो B.R. चोपड़ा ने जो महाभारत टीवी सीरियल बनाया था उसके अंदर भीम का किरदार निभाया था प्रवीण कुमार सोबती ने। तो हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इन्होंने भीम का किरदार निभाया था। वैसे आपको बता दूं ये BSF के पूर्व सैनिक भी रहे हैं और ये भारत के एक मशहूर खिलाड़ी भी थे, क्योंकि इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर टोटल 4 मेडल जीते थे। एशियन गेम्स में इन्होंने 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये तो मैंने आपको बताया एशियन गेम्स के बारे में। इसी तरीके से जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उसमें भी इन्होंने 1 बार सिल्वर मेडल जीता था और 2 बार ये ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके हैं। तो प्रवीण कुमार सोबती जो हैं ये एक मशहूर खिलाड़ी भी थे और भारत के एक मशहूर अभिनेता भी थे। इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। 5 फरवरी को राजस्थान के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? यानी कि आपको बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से शहर के अंदर स्थापित किया जाएगा। राज्य तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है राजस्थान में बनेगा, लेकिन राजस्थान के कौन से शहर में बनेगा ये आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, जिसमें टोटल 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ पर आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है भारत के अंदर, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और ये है गुजरात के अहमदाबाद शहर में और इसके अंदर टोटल 1,32,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इसी तरीके से दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसका नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और इस स्टेडियम में टोटल 1,00,000 दर्शक बैठ सकते हैं। वहीं अब तीसरा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जिसकी क्षमता होगी 75,000। उत्तराखंड की सरकार ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हालांकि अब इस नियुक्ति का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आपको पता है 14 फरवरी 2022 को सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव करा लिया गया। तो इस बार के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले तक के लिए यहाँ पर अक्षय कुमार को उत्तराखंड सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही यहाँ पर मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बताया, ताकि अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएं। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल है कि किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए ओपन एयर क्लासरूम पर्याय शिक्षालय की शुरुआत की है? और दूसरा सवाल यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है यानी कि JNU, इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने फरवरी महीने के सेकेंड वीक में करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स की मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो हम लोग मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।